नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 या बोल सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको तो पता ही है, अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण में अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जो था ब्रिटिश कंपनी का शासन या बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अभी अपन पढ़ रहे हैं ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में जो प्रावधान किए गए थे ना, उनको अपन 9 पॉइंट्स में कवर करेंगे। देखेंगे कि कैसे वो आज भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें वो सहायक हुए। देखते हैं पहला प्रावधान। इस अधिनियम में 1858 में स्थापित भारत परिषद भंग करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए 6 सदस्य सलाहकार के रूप में दिए। दोस्तों, आपको पता होगा, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि जब भारत में 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का शासन या ब्रिटिश महारानी का शासन लाया गया, तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद सर्जित किया गया था। ठीक है, किसकी जगह आप कोई बता सकते हैं किसकी जगह? मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी का शासन खत्म हो गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके प्रतिनिधि हुआ करते थे? कंपनी के शेयर होल्डर के। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म हो गया तो शुरू क्या हो गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसका एजेंट था? ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था। और इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया था। उसको अपन बोलते थे भारत परिषद, जो कब बनी थी? 1858 में। ठीक है, तो अब 1935 में क्या किया गया? उस भारत परिषद को भंग कर दिया गया, यानी कि जो 15 सदस्यीय भारत परिषद थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता करती थी भारत का प्रशासन संभालने में, उसको खत्म कर दिया गया। और अब क्या किया गया? अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपने कामों में सहायता के लिए 6 सदस्य सलाहकार के रूप में दिए गए। ये था इसका पहला प्रावधान। किसका? 1935 के भारत सरकार के अधिनियम का। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। इस एक्ट द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के बीच विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। आज भी 3 सूचियां ही हैं, आपको पता होगा। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्रमशः क्या है? संघीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्ती विषय। आज भी ऐसे ही है ये। तो इस एक्ट में क्या हुआ? केंद्र एवं प्रांतों के बीच विधायी विषयों को बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? संघीय या केंद्रीय विषय जो कितने थे? 59। प्रांतीय विषय जो कितने थे? 54। और कॉन्करेंट विषय या समवर्ती विषय कितने थे? 36। आपको पता होगा आज कितने हैं सेंटर में, सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में कितने विषय है? कोई बता सकता है कितने हैं? 97। और प्रांतीय विषय 66 और कॉन्करेंट विषय है 47। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो स्टेट लिस्ट और ये जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि भारत में जो केंद्रीकरण हुआ था शासन का, वो कब शुरू हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इससे पहले क्या होते थे? अपने अपने प्रांत होते थे, प्रांतों में गवर्नर होता था और गवर्नर के पास उस प्रांत के सारे कानून बनाने के अधिकार होते थे। लेकिन 1773 में क्या किया गया? आपको पता है, मैंने बताया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो उसके सब ऑर्डिनेट बन गए थे। ठीक है, तो फाइनल जो डिसीजन होता था वो बंगाल की गवर्नर जनरल का होता था। फिर क्या हुआ? 1833 में जो विधायी विषय है उन सब का पूरा अधिकार किसको दे दिया गया? उस सब का पूरा अधिकार दे दिया गया 1833 में भारत के गवर्नर जनरल को। किसके? भारत के
गवर्नर जनरल को। और उसी समय बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो उस टाइम तो प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1861 में मैंने आपको बताया था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को पुनः कानून बनाने के अधिकार दिए गए। और अभी जो लेटेस्ट अपन ने पढ़ा 1919 में क्या हुआ था? दो लिस्ट में बांटा गया था विषयों को, एक तो संघीय विषय और एक प्रांतीय विषय। ये तीसरी सूची नहीं थी। कब? 1919 में ये तीसरी सूची नहीं थी। और अब फाइनली क्या हुआ देखो, 1935 में जो विधायी विषय हैं उनको तीन भागों में बांटा गया, संघीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्ती विषय। ठीक है, संघीय विषय पर कानून संघ बनाता था, प्रांतीय विषय पर प्रांत बनाता था और समवर्ती विषय पर दोनों में से कोई एक बनाता था। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। कुछ विषय इन तीनों सूचियों में नहीं थे। अब जो अपन ने देखा है कि 1935 का भारत सरकार का अधिनियम है, उसमें जो विधायी विषय है उनको तीन भागों में बांटा। कौन से? केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय और ये समवर्ती विषय। तो इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं होते थे ना, उनको बोलते थे अवशिष्ट विषय या रेजिड्यूसरी विषय। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? वाइसराय को। कौन से अधिनियम में? 1935 में। आपको सामान्य ज्ञान के लिए बता दूं कि आज भी जो रेजिड्यूसरी पावर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी कि जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है ना, आज भी उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट। प्रांतों में द्विध शासन। द्विध शासन अपन ने पढ़ा था, चलिए आगे बात करेंगे। प्रांतों में द्विध शासन समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो डायरकी थी स्टेट्स में वो समाप्त कर दी गई। कौन से में? 1935 के अधिनियम में। अतः सिर्फ गवर्नर एवं मंत्री मिलकर कानून बनाने लगे, यानी कि गवर्नर और मंत्री। बात किसकी हो रही है? प्रांतों की। प्रांत में कौन होता था? गवर्नर और उसके मंत्री मिलकर कानून बनाने लगे। इस प्रकार प्रांत स्वायत्त शासी बन गए। ठीक है, प्रांतों की बात करते हैं तो अपन चलते हैं हिस्ट्री में। अपन ने देखा था कि 1909 में पहली बार क्या हुआ? प्रांतों में जो गैर सरकारी सदस्य होते थे ना, यानी कि जो भारतीय सदस्य होते थे विधायिका में, उनकी मेजोरिटी हो गई, यानी कि वो सरकारी सदस्यों से ज्यादा होने लगे। फिर अपन ने देखा 1919 में डायरकी लागू की गई, यानी कि द्वैध शासन लागू किया गया। कहाँ पे? स्टेट में। और स्टेट में उस द्वैध शासन को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में, यानी कि विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक तो होता था हस्तांतरित विषय और एक होता था आरक्षित विषय। आरक्षित पे तो गवर्नर और उसकी जो काउंसिल होती थी वो विधान कानून बनाती थी, और जो हस्तांतरित विषय थे उसमें भारतीय मंत्री और गवर्नर मिलकर कानून बनाते थे। लेकिन अब क्या किया गया? जो कानून बनाते थे वो कौन? गवर्नर और मंत्री मिलकर, यानी कि जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे ना, वो कुछ नहीं बचा। अब खाली वो राज्य विषय बन गए, और इन सब पर कानून कौन बनाता था? गवर्नर और मंत्री मिलकर कानून बनाने लगे। इस प्रकार प्रांत स्वायत्त शासी बन गए। स्वायत्त शासी किसे बोलते हैं? जो स्वयं प्रशासन करता है। और अब भारतीय मंत्री ही वहां पर कानून बनाते थे। इस प्रकार प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त शासन लागू हो गया और द्वैध शासन का खत्म हो गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो प्रांतों में तो द्वैध शासन खत्म हो गया ना 1935 में, लेकिन सेंटर में लागू हो गया, वो आगे देखेंगे हम। चलिए देखते हैं पांचवा प्रावधान। इसमें प्रावधान था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, यानी कि द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में एक प्रोविजन था कि एक सेटअप किया जाएगा, क्या? अखिल भारतीय संघ। अब इस अखिल भारतीय संघ में कौन होगा वो देखते हैं, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत। अब ब्रिटिश भारत के प्रांत कौन थे? मुंबई था, बंगाल था, मद्रास था, ठीक है, बर्मा था, और ये अलग अलग प्रांत थे उस टाइम के। तो ब्रिटिश भारत के प्रांत के साथ देशी रियासतें भी इसमें सम्मिलित होगी, यानी कि कुछ तो प्रांत थे और जो देशी रियासतें थी ना, जैसे बीकानेर, वो भी इसमें सम्मिलित होगी। ये ऐसा प्रावधान बनाया गया। साथ ही रियासतों ने
देखो, साथ ही रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया, अतः इस अधिनियम में परिकल्पित संघ कभी बन नहीं सका। देखो, रियासतों को ना एक अधिकार दिया गया कि आप इस संघ में शामिल हो सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, और आपकी इच्छा नहीं हो तो शामिल मत हो भले ही। तो इस प्रावधान में यह जो बोला गया ना, वही इसके लिए एक रोड़ा बन गया। रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, अतः इस अधिनियम में परिकल्पित संघ कभी बन नहीं सका, यानी कि ये अखिल भारतीय संघ बन ही नहीं सका। ये कब बना था आप सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं छठा पॉइंट। अब छठा प्रावधान क्या था, देखो, इस एक्ट में सिंध को बंबई से एवं बिहार उड़ीसा से बिहार व उड़ीसा को अलग कर दो दो प्रांत बनाए गए। अभी तक क्या था, सिंध बंबई के अंदर ही सिंध था, यानी कि सिंध और बंबई अलग अलग नहीं था। अब क्या हुआ, बंबई से काटकर एक सिंध प्रांत और बना दिया गया, और बिहार उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत था, उसमें से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो वो उड़ीसा भी एक प्रांत बन गया। इस तरह अब 11 प्रांतीय विधायिकाएं, अब कितने प्रांत हो गए, 11 प्रांत हो गए। और ये प्रांतीय विधायिकाएं कौन थी, संयुक्त प्रांत बॉम्बे, सिंध, बंगाल, मद्रास, ब्रह्मा, जो म्यांमार है बर्मा, वो असम, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत बन गई। और चलिए देखते हैं सातवां प्रावधान। इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई, जो नागरिक मामलों के अतिरिक्त प्रांतों और केंद्र के बीच विवाद का समाधान करता था। देखो, इसमें एक संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही मानो, संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। ये क्या करता था, नागरिक मामले तो देखता ही था, साथ में मान लो दो प्रांतों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उनको भी ये सुलझाता था, और प्रांतों और केंद्रों के बीच में विवाद हो जाए तो भी इसको सुलझाता था। अगर भारत में प्रांतीय न्यायालयों या संघीय न्यायालयों की बात करें ना, तो पुरातन काल में तो होते ही थे। आधुनिक काल में क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे ना, तो सबसे पहले उन्होंने सदर दीवानी अदालतें शुरू की थी। ठीक है, वहां जहां भी उनका शासन होता था वहां सदर दीवानी अदालतें चलती थी जो न्याय करती थी। बाद में अपन ने देखा था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, कहाँ, कलकत्ता में। फिर एक सुप्रीम कोर्ट 1800 में मद्रास में बनाया गया, फिर एक 1823 में मुंबई में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब ये 3 सुप्रीम कोर्ट थे, ये न्याय करते थे, और साथ में एक और न्याय करती थी, सदर दीवानी अदालत। अब 1862 में जो भारत परिषद अधिनियम आया ना, उसमें ये सारे खत्म कर दिए गए, और एक कोर्ट बच गया, कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसे नाम दिया गया। और फाइनली 1935 में क्या हुआ, अब सबसे बड़ा कोर्ट बन गया, उसको क्या बोला गया, संघीय न्यायालय। और वो कहाँ स्थापित किया गया, दिल्ली में। ये संघीय न्यायालय ने ही बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रूप लिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रावधान। इसमें एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। आज की जो रिजर्व बैंक है ना, वो इसी की आधारशिला पे खड़ी हुई है। इसमें केंद्रीय बैंक की स्थापना की जो भारतीय शाख निर्माण कर सके। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप और देखना चाहते हो, तो आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला को सब्सक्राइब करें। और आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज इसको लाइक करें। जय हिंद।